जन्म कुंडली में जो अस्त ग्रह होते हैं या फिर जो मृत हो जाते हैं, क्या वो ग्रह कोई परिणाम नहीं देते? या फिर जब उनकी दशाएं चलकर आती हैं या वो गोचर में आते हैं, कोई राजयोग बना रहे होते हैं, तो क्या उसका फल हमें नहीं मिलता है? ये तमाम जिज्ञासाएं आपके मन में भी शायद होंगी। बहुत सारे लोग इसको जानना भी चाहते हैं। आज हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित रहेगा, अस्त ग्रह और मृत ग्रह कैसे ये फल देते हैं, कैसे इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या उपाय हम कर सकते हैं और कैसे इसकी अनुकूलताओं को हम लोग ले सकते हैं। देखिए, अस्त ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। जो नए दर्शक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं या ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, तो रुचि रखते हैं, उन लोगों को इसकी जानकारी पूर्व से भी है। लेकिन हम यहां पर जब चर्चा कर रहे हैं कि अस्त ग्रह, तो अस्त देखो, सूर्य के आसपास या सूर्य से एक निश्चित अंश के अंदर जब कोई भी ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है। चाहे वो सूर्य के साथ युति करके बैठ जाए या सूर्य से अंश बल में उसके आसपास में कम होकर बैठते हैं, उसके एक निश्चित अंश है, उस पर वह ग्रह अस्त हो जाता है। हम लोग ये भी आज इसमें सविस्तार चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो अस्त होने पर भी बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव न देकर अनुकूल प्रभाव भी देते हैं। कई बार बहुत सारी जब जन्म कुंडली अध्ययन के दौरान कुछ इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं, तो सामने वाले अच्छे ज्योतिष के जानकार भी होते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमारी कुंडली के अंदर तो ये ग्रह अस्त है, क्या हमें इसका फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज का कार्यक्रम खासकर उन लोगों के लिए भी है जो जिज्ञासु हैं या जो अपनी कुंडली में उसको अस्त देख रहे थे, तो क्या इसका फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी ये दशा आने वाली है, कैसा रहेगा हमारा कारोबार, रोजगार, नौकरी का क्षेत्र, प्रमोशन, विवाह कैसा रहेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित अंश बल के साथ जब सूर्य के पास ये ग्रह आते हैं या साथ में आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। हर ग्रह, मान लो कि सूर्य के साथ चंद्रमा अगर 12 अंश पर उनके साथ आते हैं तो वो यहां पर अस्त हो जाते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो सूर्य मंगल से 17 डिग्री से कम अगर मंगल हो, 17 अंश से कम हो, तो मंगल अस्त हो जाएगा। वहीं अगर बुध सूर्य से 13 अंश के साथ अगर वहां पर कम हो, तो फिर 13 अंश से कम होने पर वह वहां पर अस्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति अगर 11 अंश से कम हो तो बृहस्पति वहां पर अस्त हो जाएंगे। उसके बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र अगर 9 अंश से कम होकर या तो युति करके बैठ जाए या उनके आसपास हो तो वह अस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से शनि जो है 15 अंश पर आकर सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। अब कितनी बड़ी बात यहां पर एक चीज और है, देखिए, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं दोनों, यहां पर अस्त हो जाएंगे, क्या प्रभाव देंगे। और एक और अच्छी बात देखिए, सूर्य और बुध जहां बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ बुध वहां जब बैठते तो अस्त हो जाएंगे। यही तो जिज्ञासा है, इन्हीं पर तो हम लोग चर्चा करेंगे आज। वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वहां पर अस्त होते हुए भी आपको नकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य के साथ बहुत सारे ग्रह बैठे होंगे। हम आपके साथ में पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से सभी ग्रहों की युति पर चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 2 और 2 से अधिक ग्रहों की जो युति है उस पर हम लगातार चर्चा कर चुके हैं। मेरे हिसाब से 100 से भी ऊपर ज्यादा वीडियो है जो युतियों पर बना रखी है। आप उन कार्यक्रमों को जाकर देख सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली में कौन सी युति है, उसका क्या फल है। तो अगर सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। फिर अस्त कैसे, क्या वो यहां पर नकारात्मक परिणाम देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बुध और बुध सूर्य का बैठकर वो तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, वो तो अपनी दशा में बहुत अनुकूल फल देंगे।
तो यहां पर यही है कि बुध को सूर्य के साथ अस्त होने का दोष नहीं लगता है। अब कल ही मैं एक जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था, इंदौर से कोई थे, उनकी जन्म कुंडली थी जिसमें कि बृहस्पति उनकी जन्म कुंडली में ही अस्त होकर बैठे थे, और जबकि वो बहुत बड़े कारोबारी हैं। कोरोना काल में जहां रीढ़ की हड्डी टूट गई व्यापार की, लेकिन वह उनका कहना था कि कोरोना काल में भी हम अपने को स्थापित रख पाए हैं। क्यों? उनकी बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर चल रहा था, और जबकि बृहस्पति उनकी कुंडली में अस्त था। उनका सीधा सा प्रश्न यही था कि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, तो कैसा परिणाम मिल रहा है, कैसा रहेगा? तो उनका जन्म कुंडली का उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बृहस्पति, क्योंकि सूर्य, जैसे सूर्य के साथ बुध का अस्त होना मैंने आपको बताया, ठीक इसी प्रकार से सूर्य के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अस्त हो रहे हैं, तो ये आपको इसीलिए बात बता रहा हूं क्योंकि बृहस्पति को अस्त होने का उतना दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो देवगुरु है। सूर्य के साथ अस्त हो भी गए तो कितना अस्त हो जाएंगे, कितना नकारात्मक परिणाम देंगे। अच्छा, यहां पर एक बात और भी समझने की है, जो अस्त है ना, अस्त का मतलब होता क्या है? सबसे पहले इसको भी समझें, क्योंकि अस्त को समझ लेंगे उसके बाद ही हम इस बात को समझ में हमारी आएगी। अंश बल के साथ तो मैंने आपको बता दिया कितने कितने अंश पर जो है अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ में। देखिए, अस्त का मतलब होता है कि एक पावरफुल सत्ता के सामने एक कोई और एक पर्सनैलिटी आकर सामने खड़ी हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम दो मजिस्ट्रेट की बात कर लेते हैं। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए जिला के अधिकारी हैं और एक तहसील में बैठे तहसील के अधिकारी हैं। तहसील का पद, जो पदभार मिलेगा वो एसडीएम को मिलेगा और जिले में डीएम को मिलेगा। तो जब डीएम अपने आप में पावरफुल है और तहसील के अंदर एसडीएम, लेकिन अगर एसडीएम के यहां अगर डीएम आता है तो फिर क्या होगा? या फिर एसडीएम डीएम के यहां पहुंचते तब क्या होगा? या आमने सामने होते हैं एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो क्या होगा? भाई एसडीएम की तो अपनी सत्ता है ही ना, वो तो अपने आप में पावरफुल है, लेकिन एसडीएम डीएम जो है, मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट के, वो उनसे भी बड़े अधिकारी हैं, इसलिए उनका प्रभाव उनके प्रभाव के सामने थोड़ा कम तो है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो प्रभावहीन है। मान लो किसी बड़े कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी का बड़ा पद है और उसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंच गए, तो अब आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है, या मुख्यमंत्री किसी शक्ति, उनके पास में कोई पावर नहीं है? उनके पास निश्चित रूप से पावर है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री यहां पर हैं तब तक जो सबका फोकस है, सबका अट्रैक्शन है, सबका ध्यान जो केंद्रित किया हुआ है वो यहां पर प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। यहां पर बड़ा पद फिलहाल उनके पास है, जो काम वो कर सकते हैं, हालांकि अपना अपना दायरा है। ठीक इसी प्रकार से बुध सूर्य के साथ अस्त होने का भी यही एक नियम और यहां पर लागू होता है। इसलिए अस्त ग्रह किस रूप से परिणाम देंगे वो आप इसी रूप में समझ सकते हैं। इसलिए अस्त ग्रह को भी, उससे भी लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, हमारी प्रधानमंत्री से सेटिंग है, हमारी डीएम से सेटिंग है, हमारी वहां तक पहुंचे, लेकिन हम एसडीएम से भी काम निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार तो हम उसके संपर्क में रहेंगे, ज्यादा करीब तो हमारा वही है, लेकिन फिर भी हमारी ऊपर तक पहुंच है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो हमें सूर्य का उपाय करना चाहिए सबसे पहले, और अगर प्रतिकूल गोचर के अंदर, महादशाओं के अंदर वो प्रतिकूल में है तो हमें उस ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए जो अस्त हो रहा है, उसके वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए अगर वो अस्त हो रहा है, उसको उसका लाभ लेने के लिए। अच्छा, रत्न परामर्श के लिए कई बार लोग कहते हैं हम उसका रत्न पहन सकते हैं। नहीं, मैं आपको कहूंगा रत्न बिना परामर्श के मत पहनिए, लेकिन हाँ आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं उस ग्रह का,
आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जब अस्त ग्रह की बात आती है तो अस्त ग्रह का भी लाभ लिया जा सकता है, बशर्ते हमें उसका जो ढंग है, उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो फल देने का, काम करने का जो तरीका है, वो हमें थोड़ा सा ज्ञात हो। तो आशा करता हूं अस्त का जो या मृत का जो प्रभाव है वो कैसे, अब मृत ग्रह पर हम अलग से फिर चर्चा करेंगे, मृत ग्रहों का प्रभाव कैसे कैसे, लेकिन अस्त ग्रह का जो खासकर आज की चर्चा में हम लोगों ने यहां पर रखा है, अस्त ग्रह कैसे प्रभावहीन होते हैं, कैसे प्रभाव में आते हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है। आशा करता हूं आज की जो चर्चा है वो आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।